मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था जो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। मुल्ला अपने गधे से बहुत प्यार करते थे और उसे अपने मित्र जैसा मानते थे। यह गधा उनके साथ हमेशा रहता था और मुल्ला की हास्य और चतुराई भरी कहानियों का अक्सर वही मुख्य पात्र बनता था। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन और उनका गधा एक यात्रा पर निकले। मुल्ला के गधे की पीठ पर सामान लदा था और मुल्ला अपनी चिरपरिचित हंसी के साथ गांव से गांव घूमते जा रहे थे। रास्ते में कई लोग मिले और हर किसी ने नसीरुद्दीन के गधे को लेकर कुछ न कुछ टिप्पणी की। पहला गांव, गधे पर सवार मुल्ला। जब वे पहले गांव में पहुंचे तो मुल्ला ने गधे पर बैठना उचित समझा और गधा सामान लेकर चलने लगा। गांव के कुछ लोग यह देखकर बोल पड़े, कैसा निर्दयी आदमी है, खुद तो गधे पर बैठा है और बेचारा गधा कितना बोझ लेकर चल रहा है। मुल्ला ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि वे सही कह रहे हैं। उन्होंने गधे से उतरकर खुद सामान उठाया और गधे को चलने दिया। दूसरा गांव, गधे के साथ पैदल चलने वाले मुल्ला। दूसरे गांव में लोग यह देख रहे थे कि मुल्ला पैदल चल रहे हैं जबकि गधा बिना किसी भार के आराम से चल रहा है। लोगों ने ताना मारा, कैसा मूर्ख आदमी है, उसके पास गधा है फिर भी खुद पैदल चल रहा है, गधे पर बैठ क्यों नहीं जाता। मुल्ला ने सोचा कि शायद लोगों की बातों में सच्चाई है। उन्होंने सोचा कि गधे पर बैठ जाना ही ठीक होगा। इस बार उन्होंने गधे पर अपने सामान के साथ साथ खुद भी बैठने का निर्णय लिया। तीसरा गांव, गधे पर सवार मुल्ला और सामान। तीसरे गांव में लोगों ने देखा कि मुल्ला और उनका सारा सामान गधे पर लदा है। गांव के कुछ लोग बोल पड़े, कैसा निर्दयी इंसान है, बेचारे गधे को इतना बोझ डाल रखा है, खुद भी बैठा है और सारा सामान भी लाद दिया है, क्या उसे अपने गधे पर दया नहीं आती। मुल्ला ने फिर सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं। उन्होंने गधे को बोझ से मुक्त करने का फैसला किया और खुद भी पैदल चलने लगे। चौथा गांव, गधा और मुल्ला दोनों पैदल। अब मुल्ला और उनका गधा दोनों पैदल चल रहे थे। चौथे गांव के लोग यह देखकर बोले, अरे ये आदमी और उसका गधा दोनों ही कितने मूर्ख हैं, इनके पास गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। गधे का फायदा ही क्या जब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी यात्रा के दौरान इन सभी बातों को ध्यान से सुना और आखिरकार हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि हर गांव में लोग उन्हें अलग अलग सलाह दे रहे हैं लेकिन किसी की भी सलाह उनके लिए सही नहीं थी। उन्होंने सोचा, लोगों की बातों को सुनते सुनते हम अपना ही रास्ता भूल जाते हैं। नसीरुद्दीन की सीख। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव लौटे तो लोगों ने उनसे पूछा, नसीरुद्दीन तुम हंस क्यों रहे हो। मुल्ला ने उत्तर दिया, मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि हर किसी के पास मेरी यात्रा को लेकर अलग अलग सलाह थी, लेकिन सच तो यह है कि हम अपनी जिंदगी में हर किसी की बात सुनने लगें तो कभी अपने फैसले नहीं ले पाएंगे। यह सुनकर गांव वाले भी हंस पड़े और नसीरुद्दीन की बात समझ गए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सभी को खुश करने की कोशिश में हम अपने मूल उद्देश्य से भटक सकते हैं। जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और वही करें जो हमारे दिल और दिमाग को सही लगे। अंत। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की यह कहानी न केवल मजेदार है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती है। हर किसी की बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है बल्कि खुद पर भरोसा रखना और खुद के फैसले लेना ज्यादा जरूरी है। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके दोस्त की दोस्ती की चर्चा पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों का साथ ऐसा था कि लोग उनकी नोकझोंक और हास्य भरी बातचीत को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। नसीरुद्दीन के दोस्त अहमद
हमेशा नसीरुद्दीन को चौंकाने या चतुराई में पछाड़ने की कोशिश करते रहते, लेकिन नसीरुद्दीन अपनी बुद्धिमानी से हर बार उन्हें हरा देते। कहानी का आरंभ। सच्चा दोस्त कौन? एक दिन अहमद ने नसीरुद्दीन को चिढ़ाते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि तुम भी वैसे ही सच्चे हो? नसीरुद्दीन ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अहमद, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी साथ दे। तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो तो चलो, इस परीक्षा में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्चा दोस्त कैसा होता है। कठिनाई का समय। अगले दिन नसीरुद्दीन ने गांव के बाहर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के कई लोगों को खबर फैला दी कि अहमद पर बड़ी मुसीबत आ गई है और वह कर्ज में डूब चुका है। इस झूठी खबर के कारण गांव के लोग अहमद से दूरी बनाने लगे और उसकी मदद से हाथ खींचने लगे। अहमद को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। जो लोग उसके साथ हंसी मजाक करते थे, अब वही लोग उसे नजरअंदाज करने लगे थे। अहमद ने सोचा कि उसका सच्चा दोस्त नसीरुद्दीन ही उसकी मदद करेगा, लेकिन जब वह नसीरुद्दीन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नसीरुद्दीन भी कुछ दूर ही बैठा हुआ है और उसके करीब आने पर भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं दिखता। सच्चाई का उजागर होना। अहमद ने दुखी होकर नसीरुद्दीन से पूछा, तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे नसीरुद्दीन? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह दिखाने के लिए मैंने यह सब किया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दे। मैंने खुद यह खबर फैलाई कि तुम कर्ज में हो, ताकि तुम्हें यह समझ आए कि मुसीबत में असली दोस्तों की पहचान होती है। अहमद को नसीरुद्दीन की चतुराई समझ में आ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ करना नसीरुद्दीन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया हूं कि तुम सच्चे दोस्त हो, क्योंकि तुमने मुझे एक सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। अंत। इसके बाद दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई और उन्होंने यह तय किया कि अब वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इस कहानी से गांव के लोगों को भी सच्ची दोस्ती का मतलब समझ में आ गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और प्रेम के साथ अपने दोस्त को सिखा दिया कि सच्ची दोस्ती की असल पहचान सुख दुख में साथ निभाना है। कहानी 3। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनका बचपन का एक दोस्त उनके गांव आया। दोनों ने कई सालों बाद एक दूसरे से मुलाकात की थी, इसलिए बहुत खुश थे। दोनों ने खूब बातें की, पुराने दिनों को याद किया और खूब हंसी खुशी में समय बिताया। दोस्त का लालच। कुछ दिनों बाद मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्त को लगा कि नसीरुद्दीन के पास एक अनोखी समझ और चतुराई है और इस चतुराई का लाभ उठाया जा सकता है। उसने सोचा, अगर मैं नसीरुद्दीन से कुछ खास चीजें सीखूं तो मैं अमीर बन सकता हूं और बड़े बड़े लोगों को मूर्ख बना सकता हूं। फिर एक दिन उसने नसीरुद्दीन से कहा, दोस्त, क्या तुम मुझे भी अपनी चतुराई और समझ का कुछ हिस्सा सिखा सकते हो? नसीरुद्दीन की चतुराई। नसीरुद्दीन उसकी चाल को भाप गया। उसने सोचा, इस दोस्त को समझाना आसान नहीं होगा। इसे कुछ ऐसा सबक देना पड़ेगा जो इसे हमेशा याद रहे। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ आना। मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं सीखा होगा। अगली सुबह दोनों जंगल में गए। नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा, इस जंगल में एक खास जगह है जहां तुम जाकर खजाने की खोज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी होंगी और जो मैं कहूं वही करना होगा। आंखें बंद करके खजाना खोजना। दोस्त को लालच आ गया और उसने तुरंत नसीरुद्दीन की बात मान ली। नसीरुद्दीन ने उसे एक कपड़ा देकर उसकी आंखों पर बांध दिया और कहा, अब आगे बढ़ो और ध्यान से मेरे निर्देशों का पालन करो।
नसीरुद्दीन ने उसे आगे चलने के लिए कहा और फिर उसे दाएं मुड़ने को कहा। उसके बाद उसने उसे बाईं ओर जाने के लिए कहा। फिर अचानक नसीरुद्दीन ने जोर से कहा, अब रुक जाओ। दोस्त रुक गया और बोला, अब क्या करूं? नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। नसीरुद्दीन का सबक। जब दोस्त ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वह उसी जगह पर खड़ा था जहां से वह चला था। उसने नाराज होकर कहा, मुझे बेवकूफ बना दिया। यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, असली खजाना उस दिशा में नहीं था जहां तुम्हें लेकर आया, बल्कि तुम्हारी अपनी समझ में है। मैंने तुम्हें केवल यह दिखाया कि जो व्यक्ति अपने लालच के कारण आंखें बंद कर लेता है, वह अक्सर अपनी जगह पर ही घूमता रहता है और उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्त की समझ। नसीरुद्दीन के इस सबक को सुनकर दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो नसीरुद्दीन। मैं सच में केवल अपने लाभ के बारे में सोच रहा था। अब मैं समझ गया कि असली ज्ञान और चतुराई पाने के लिए लालच को छोड़ना पड़ता है। नसीरुद्दीन ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे खुशी है कि तुमने यह समझ लिया। अंत। इस घटना के बाद नसीरुद्दीन का दोस्त लालच को छोड़कर सच्चे ज्ञान और समझ की राह पर चल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी अपने लालच पर काबू पाकर हर चीज को सही दृष्टिकोण से देखना है। कहानी 4। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के प्रसिद्ध हंसिंजाक और चतुराई भरे जवाबों के कारण दूर दूर तक मशहूर हो गए। उनके किस्से आसपास के राज्यों तक पहुंचने लगे। एक दिन एक बड़े राज्य के राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सोचा कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई का परीक्षण करेगा और अगर नसीरुद्दीन हार गया तो उसे सबक सिखाएगा। पहला परीक्षण, सबसे मूल्यवान चीज। राजा ने नसीरुद्दीन का स्वागत किया और कहा, नसीरुद्दीन, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, सवाल चाहे कितने भी हों, जवाब एक ही होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा और पहला सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने एक क्षण सोचा और जवाब दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। यह न तो किसी को वापस मिल सकता है और न ही इसे खरीदा जा सकता है। यदि समय का सही उपयोग न किया जाए तो राजा और रंक सभी पछताते हैं। राजा ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा उत्तर था और दरबार में तालियां गूंज उठीं। दूसरा परीक्षण, सबसे सुखी कौन है? अब राजा ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा बताओ कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? नसीरुद्दीन ने बिना समय गवाए कहा, महाराज, सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो संतोष करता है। जो अपनी वर्तमान स्थिति में खुशी पाता है और लोभ से दूर रहता है, वह सबसे सुखी होता है। राजा ने फिर उसकी चतुराई की सराहना की, लेकिन सोचने लगा कि इसे हराना कठिन है। तीसरा परीक्षण, सबसे बुद्धिमान कौन है? राजा ने तीसरा सवाल थोड़ा कठिन पूछने का सोचा और कहा, अच्छा तो यह बताओ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरों की गलतियों से भी सीख लेकर आगे बढ़ता है। बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि अपने अनुभवों में होती है। राजा ने यह सुनकर अपने हाथों से सिर पकड़ लिया। वह समझ गए कि नसीरुद्दीन से अधिक चतुर व्यक्ति उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अंतिम चुनौती, नसीरुद्दीन को गधा बनाना।
राजा ने सोचा कि अगर वह तर्क में हार रहा है तो उसे हंसी मजाक से हराना चाहिए। उसने नसीरुद्दीन को चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बताओ तुम इस गधे से बातें कर सकते हो। नसीरुद्दीन ने राजा के सामने खड़े गधे को देखा और उसके कान में कुछ कहा। गधा नसीरुद्दीन की ओर देखने लगा और अचानक जोर जोर से हिनहिनाने लगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और राजा भी खुद को रोक नहीं पाया। राजा ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने सच में इस गधे से बातें की? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं इस गधे से नहीं बल्कि इसके दिल से बातें करता हूँ। जानवर हो या इंसान, दिल की बात हमेशा समझ में आती है। अंत राजा ने मान लिया कि नसीरुद्दीन में न केवल बुद्धिमत्ता है बल्कि दिल को छू लेने वाली सरलता भी है। उन्होंने नसीरुद्दीन को सोने के सिक्कों से भरा थैला पुरस्कार के रूप में दिया और कहा, तुम्हारी चतुराई और हंसी में सच्चाई और ज्ञान की झलक है। तुम हमेशा मेरे राज्य के माननीय मेहमान रहोगे। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से राजा का दिल जीत लिया और अपने गांव लौटकर अपनी सादगी भरी जिंदगी में लौट आए। उनकी कहानियां और चतुर जवाब हमेशा याद किए जाते रहे और उन्हें बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और सादगी से जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां भी हल की जा सकती हैं। कहानी 5। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन मुल्ला अपने हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। उनकी कहानियां और चुटकुले सुनकर लोग न केवल हंसते थे बल्कि उनमें से कुछ गहरी बातें भी सीखते थे। एक दिन एक पड़ोसी राज्य का राजा नसीरुद्दीन की चतुराई के किस्से सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि क्यों न नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाया जाए और उसकी चतुराई का परीक्षण किया जाए। राजा की चुनौती। राजा ने नसीरुद्दीन को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बड़े ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब हो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन यदि तुम गलत हुए तो तुम्हें मेरे महल में 1 महीने तक काम करना होगा। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तैयार हूँ। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज। राजा ने पहला सवाल पूछा, नसीरुद्दीन बताओ दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी चीज इंसान का दिल है। अगर उसका दिल बड़ा है तो वह किसी भी स्थिति में सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखता है। राजा ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल, सबसे तेज चीज क्या है? राजा ने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबसे तेज चीज विचार है। हम जहां भी हों, जैसे भी हों, हमारा विचार वहां तक पहुंच सकता है। राजा ने हंसते हुए कहा, वाह, यह तो सही कहा। तीसरा सवाल, सबसे कठिन काम। राजा ने फिर पूछा, तो यह बताओ सबसे कठिन काम क्या है? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, सबसे कठिन काम है खुद को जानना। इंसान सारा जीवन दूसरों को जानने में बिताता है लेकिन खुद के अंदर झांकने की हिम्मत कम ही लोग कर पाते हैं। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चौथा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज। राजा ने अब गंभीर होकर पूछा, अच्छा, तो यह बताओ सबसे मूल्यवान चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। एक बार अगर यह निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। राजा ने यह जवाब सुनकर सोचा कि नसीरुद्दीन वाकई बुद्धिमान है। पांचवा सवाल, असली खुशी क्या है?
अब राजा ने आखिरी सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, असली खुशी किसमें है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी का भला करते हैं तो जो संतोष और खुशी हमें मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। राजा ने नसीरुद्दीन के उत्तरों को सुना और मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने समझ लिया कि नसीरुद्दीन न केवल बुद्धिमान है बल्कि उसके विचारों में गहराई भी है। इनाम और विदाई। राजा ने नसीरुद्दीन को बुलाकर कहा, तुमने हर सवाल का जवाब इतनी समझदारी और सच्चाई से दिया है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। मैंने पहले कभी ऐसी सरल लेकिन गहरी बातें नहीं सुनी। मैं तुम्हें इनाम के रूप में अपना सबसे कीमती हार देना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, मुझे आपका हार नहीं चाहिए। मेरा इनाम तो यह है कि आपने मेरी बातें सुनी और उन्हें समझा। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा ने नसीरुद्दीन की सादगी से प्रेरित होकर कहा, तुम सच में महान हो नसीरुद्दीन। मैं तुम्हें अपने राज्य का आधिकारिक सलाहकार बनाना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने धन्यवाद दिया और इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। उस दिन से नसीरुद्दीन न केवल अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी एक बुद्धिमान और चतुर सलाहकार के रूप में जाने जाने लगे। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली बुद्धिमानी हमेशा सादगी और सच्चाई में होती है। नसीरुद्दीन ने हर सवाल का उत्तर अपने अनुभव और विचारों से दिया और राजा को यह सिखाया कि असली अमीरी, तेजी, कठिनाई और खुशी क्या होती है। कहानी 6। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं और ऐसा ही एक किस्सा है जब उन्होंने अपनी चतुराई से एक मूर्ख चोर को मजा चखाया। यह कहानी है एक साधारण दिन की जब नसीरुद्दीन अपने गांव में किसी काम से निकले थे। लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो शायद ही वे भूल सकते थे। मूर्ख चोर का सामना। नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक अनजान व्यक्ति मिला जो बहुत ही चालाकी से उनकी ओर बढ़ा और बोला, ओ, यह गधा बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नसीरुद्दीन ने सोचा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना गधा उस आदमी को दिखाया। उस आदमी ने गधे को बहुत ध्यान से देखा, फिर एकाएक उस पर बैठ गया और तेजी से भागने लगा। उसने नसीरुद्दीन का गधा चुरा लिया। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से सोचा कि इस चोर को बिना ज्यादा मेहनत के सबक सिखाना होगा। नसीरुद्दीन की योजना। नसीरुद्दीन ने खुद को संभाला और सोचा, इस चोर को सबक सिखाने का एक ही तरीका है। वे बाजार गए और एक बड़ा पुराना बोरा खरीदा। उन्होंने उस बोरे को लेकर उसके अंदर कुछ भारी पत्थर रख दिए और फिर गांव के एक नुक्कड़ पर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने लोगों से जोर जोर से कहना शुरू किया, आज मैं सबसे बड़ा जादू दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसा खजाना है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। उसी वक्त चोर ने नसीरुद्दीन की बात सुनी और सोचा, यह जादू और खजाने की बात जरूर कुछ खास होगी। अगर मैं इस बार उनके खजाने को चुरा लूं तो क्या बात होगी। चोर का जाल में फंसना। चोर ने नसीरुद्दीन के पास जाकर कहा, ओह मौलवी साहब, मुझे भी अपना खजाना देखने का मौका दें। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना तुम्हारे जैसे खास इंसान के लिए ही है, लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें मेरे गधे के ऊपर बैठकर इसे अपने सिर पर रखकर ले जाना होगा। चोर को खजाने की बात सुनकर लालच आ गया और उसने तुरंत नसीरुद्दीन के गधे पर बैठकर बोरा सिर पर उठा लिया। नसीरुद्दीन का मजेदार सबक। जैसे ही चोर ने बोरा सिर पर उठाया, उसे भारीपन का एहसास हुआ, लेकिन लालच में उसने उसे नजरअंदाज कर दिया।
वह नसीरुद्दीन के गधे पर बोरा उठाए बैठा ही था कि नसीरुद्दीन जोर से हंसने लगे और बोले, अरे चोर भैया, देखो खजाना तो तुमने पा लिया, लेकिन इसका भार तुम्हें लेकर कहाँ जाएगा। चोर को तब तक समझ में आ चुका था कि उसने गलती की है। वह नसीरुद्दीन के गधे के ऊपर बैठा बैठा पसीने पसीने हो गया और बोला, माफ कीजिए मौलवी साहब, मुझे इस बोरे से छुटकारा दिलाइए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, बस मुझे मेरा गधा वापस दे दो और तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। चोर ने तुरंत नसीरुद्दीन का गधा उन्हें लौटा दिया और भाग खड़ा हुआ। अंत इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और बिना किसी नुकसान के एक मूर्ख चोर को सबक सिखाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी का यह किस्सा गांव में सभी के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोगों ने फिर से उनकी चतुराई की तारीफ की। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से घर में आराम से सो रहे थे। उनकी समझदारी और चतुराई पूरे गांव में मशहूर थी। एक रात जब नसीरुद्दीन गहरी नींद में थे, तो एक चोर उनके घर में घुस आया। चोर को लगा कि नसीरुद्दीन के पास जरूर कुछ कीमती चीजें होंगी। उसने चुपके से दरवाजा खोला और घर के अंदर घुस गया। चोर की चाल। चोर ने पूरे घर में तलाश की, लेकिन उसे कुछ भी बहुमूल्य नहीं मिला। तभी नसीरुद्दीन की नींद खुल गई। उन्होंने चोर को देखा, पर बिना घबराए एक योजना बनाई। वह तुरंत उठे और चोर के पास जाकर बोले, अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो। चोर को नसीरुद्दीन के शांत स्वभाव से बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, तुम्हारे पास जो भी कीमती चीज है मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। नसीरुद्दीन की चालाकी। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, अरे भैया, तुमने इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने में, लेकिन मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। ऐसा करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसे देख तुम हैरान रह जाओगे। चोर को लगा कि नसीरुद्दीन जरूर कोई बहुमूल्य चीज देने वाले हैं, इसलिए वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। नसीरुद्दीन ने उसे अपने घर के एक कोने में बने पुराने अलमारी की तरफ ले गए और बोले, यह देखो, यही मेरे पास सबसे बहुमूल्य चीज है। चोर का आश्चर्य। अलमारी में कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई तश्तरी और कुछ कागजों के टुकड़े पड़े थे। चोर ने निराश होकर पूछा, यह तो सब कचरा है, तुम इसे कीमती कैसे कह सकते हो। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्त, मेरे लिए यह हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि यह मेरे संघर्ष और मेरे जीवन की निशानी है। और अगर तुम वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो मेहनत करो और अपनी चीजें खुद कमाओ। चोरी करना न तुम्हारे लिए सही है, न ही किसी और के लिए। चोर की समझ। नसीरुद्दीन की बातों ने चोर के दिल को छू लिया। उसने पहली बार किसी को इतने प्यार और समझदारी से बात करते हुए सुना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि आज उसने एक कीमती चीज हासिल की है, ईमानदारी और मेहनत की सीख। चोर ने नसीरुद्दीन के पैरों में गिरकर माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से ईमानदारी की राह पर चलेगा। नसीरुद्दीन ने उसे गले लगा लिया और कहा, जाओ, मेहनत से कमाओ और अपने जीवन को सच्चाई के रास्ते पर चलाओ, यही असली दौलत है। अंत। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी समझदारी और करुणा से एक चोर को सुधार दिया। चोर ने चोरी छोड़ दी और मेहनत से अपने जीवन की शुरुआत की। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे नसीरुद्दीन की और भी इज्जत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और समझदारी से किसी भी इंसान का दिल बदला जा सकता है और सही रास्ता दिखाया जा सकता है। कहानी 8।
एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन अपने काम से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी बैठा हुआ है, जो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। भिखारी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर हाथ बढ़ाया और कहा, मुल्ला साहब कुछ मदद कर दीजिए, कई दिन से भूखा हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे देखा और उसकी हालत पर तरस आया। उन्होंने सोचा, इसे कुछ सिखाना चाहिए ताकि यह मेहनत से अपना पेट भर सके। लेकिन फिर मुल्ला ने भिखारी से कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खाने की चीजें दिलाता हूँ। भिखारी खुश होकर उनके साथ चल दिया। दोनों पास के एक बाजार में पहुंचे, जहां मिठाइयों की दुकानें लगी हुई थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन एक मिठाई की दुकान पर गए और दुकानदार से बोले, भाई इस भिखारी को अपनी सबसे महंगी मिठाई खिलाओ, मैं पैसे दूंगा। दुकानदार ने थोड़ा आश्चर्य से मुल्ला को देखा, लेकिन उसने सोचा कि शायद मुल्ला का दिल भिखारी के लिए पसीज गया है। उसने भिखारी को बढ़िया मिठाई खाने के लिए दी। भिखारी बहुत खुश हुआ और मिठाई खाने लगा। भिखारी का लालच बढ़ना। मिठाई खाते खाते भिखारी ने मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब ये मिठाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इसके साथ थोड़े से सूखे मेवे भी मिल जाते तो मजा आ जाता। मुल्ला ने हंसते हुए दुकानदार से सूखे मेवे भी मंगवा दिए। भिखारी ने सूखे मेवे भी खाए और अपने चेहरे पर खुशी का भाव लाया। कुछ देर बाद भिखारी ने फिर मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब अब कुछ मीठी चीज हो जाए तो क्या बात है, कोई मिठाई या हलवा दे दीजिए। मुल्ला ने थोड़ी और मिठाइयाँ मंगवा दीं। भिखारी ने पेट भरकर मिठाई खाई और अब वह बिल्कुल संतुष्ट लग रहा था। मुल्ला का पाठ। जब भिखारी पूरी तरह से संतुष्ट हो गया तो मुल्ला ने कहा, अच्छा अब तुम खुश हो गए हो, लेकिन मेरे पास एक सवाल है, तुम भीख क्यों मांगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते? भिखारी थोड़ा घबराया और बोला, मुल्ला साहब काम कौन करे, भीख में आसानी से मिल जाता है तो मेहनत क्यों करें? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे इस सोच में ही तुम्हारी गरीबी का कारण छिपा है। मेहनत करने से आदमी खुद को मजबूत बनाता है, भीख मांगने से केवल आलसी बनता है। देखो अगर तुम काम करोगे तो रोज अपना पेट भर सकते हो और अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रख सकते हो। लेकिन यह मिठाई और मेवे जो मैंने आज तुम्हें खिलाए, हमेशा के लिए नहीं हैं। भिखारी ने यह सुनकर सोचा और पहली बार उसे अपने आलसी स्वभाव पर शर्म महसूस हुई। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया और कहा, आपकी बात समझ आ गई मुल्ला साहब, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मेहनत से कमाई करूं। अंत। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने हसीन जाक और छोटे से उदाहरण से भिखारी को एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दी। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत ही असली सुख का रास्ता है और भीख या आलस से केवल निर्बलता और गरीबी आती है। कहानी 9। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव की गलियों में टहल रहे थे। उन्हें हमेशा लोगों की मदद करने में आनंद आता था, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग ही होता था। एक दिन जब वे बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक भिखारी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। भिखारी ने पुराने कपड़े पहने हुए थे और बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। वह लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। मुल्ला ने सोचा कि क्यों न इस भिखारी से कुछ बातचीत की जाए। वे उसके पास गए और बोले, भाई तुम क्यों भीख मांग रहे हो, क्या तुम काम नहीं कर सकते? भिखारी ने उदास होकर जवाब दिया, जनाब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न तो पैसे हैं, न काम है और न ही कोई घर। अगर मैं भीख न मांगू तो मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर एक तरकीब उनके दिमाग में आई। उन्होंने भिखारी से कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम्हें रोज पैसे मिल सकें और वह भी बिना भीख मांगे, तो क्या तुम वो करोगे? भिखारी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कौन सा तरीका है जनाब? अगर मुझे बिना भीख मांगे कुछ मिल सके तो मैं जरूर करूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, तुम इस चौराहे पर बैठो और एक बड़े बर्तन में पानी भरकर रखो। फिर उसमें एक बड़ी लकड़ी डाल दो और उस लकड़ी से पानी को घुमाना शुरू करो। जो भी तुम्हें देखेगा वह जरूर रुकेगा और तुमसे पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो। भिखारी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने मुल्ला की बात मान ली। अगले दिन उसने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, एक लकड़ी डाली और पानी को घुमाना शुरू कर दिया। जब लोग उसे देखकर रुकने लगे तो वे उत्सुकता से उससे पूछने लगे, तुम ये क्या कर रहे हो? भिखारी ने मुल्ला द्वारा बताए गए उत्तर को दोहराया, मैं इस पानी में ताकत की तलाश कर रहा हूँ ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। लोगों ने उसकी बात को अलग अलग तरीकों से समझा और कुछ ने तो उसे पैसा देना भी शुरू कर दिया, यह सोचकर कि वह कोई खास अनुष्ठान कर रहा है। धीरे धीरे भिखारी को पैसे मिलने लगे और उसका ध्यान अपनी गरीबी से हटकर काम करने के आनंद में बदल गया। कुछ समय बाद मुल्ला वहां आए और देखा कि भिखारी अब खुश और संतुष्ट था। उन्होंने उससे पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? भिखारी ने खुशी से कहा, जनाब, आपकी सलाह ने मुझे बिना भीख मांगे ही पैसा कमाने का तरीका सिखा दिया। अब मैं हर दिन इस बर्तन में पानी घुमाता हूँ और लोग मुझे देखकर कुछ न कुछ देकर चले जाते हैं। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखो, यह तरीका सिर्फ तुम्हें अपनी मेहनत का मूल्य सिखाने का एक तरीका था। जब तक तुम खुद कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे, लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। खुद पर विश्वास रखो और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन ने उस भिखारी को भीख मांगने से बेहतर एक साधन सुझाया, जिससे वह अपनी खुद की मेहनत से पैसा कमाने लगा। कहानी का संदेश यही है कि कभी कभी थोड़ी सी समझदारी और प्रयास से जिंदगी को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। कहानी 10। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन का गांव एक शक्तिशाली दुश्मन के आक्रमण का सामना कर रहा था। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और सभी गांव वाले भयभीत थे। राजा और उसके मंत्री सोच रहे थे कि इस विशाल सेना का सामना कैसे किया जाए। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। ऐसे समय में सभी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। नसीरुद्दीन की योजना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सबको एकत्रित किया और कहा, डरने की कोई बात नहीं। हम अपनी बुद्धिमानी से दुश्मन को हरा सकते हैं। गांव वालों ने विश्वास से उनकी बात सुनी और उन्हें अपनी योजना बनाने का मौका दिया। नसीरुद्दीन ने एक छोटी सी योजना बनाई, जिसमें गांव के सभी लोगों की भूमिका थी। उन्होंने कहा, हम अपनी ताकत से उन्हें हरा नहीं सकते, पर हम चालाकी से उन्हें डराकर भगा सकते हैं। योजना का पहला हिस्सा, डर पैदा करना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी गांव वालों को कहा कि वे रात में अपने घरों में आग जलाकर और ढोल बजाकर ऐसा माहौल बनाएं, जिससे दुश्मन को लगे कि गांव में एक विशाल सेना छुपी हुई है। सभी ने वैसा ही किया। रात के अंधेरे में गांव से उठती आग और ढोल की आवाजों ने दुश्मन को भयभीत कर दिया। उन्हें लगा कि गांव वालों ने बाहरी मदद मंगा ली है और एक बड़ी सेना गांव में तैनात हो चुकी है। दूसरा हिस्सा, दूत बनकर मुल्ला का दुश्मन शिविर में जाना। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुश्मन के कैंप में जाने का फैसला किया। वह सादा कपड़े पहनकर दुश्मन के शिविर में गए और वहां के सेनापति से मिले। सेनापति ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ।
गांव के लोगों ने मुझे आपके साथ शांति वार्ता के लिए भेजा है। सेनापति ने सोचा कि शायद गांव के लोग अब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, इसलिए उसने मुला की बात मान ली। मुला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे गांव में एक अजय योद्धा है। उसने कहा है कि अगर आप बिना लड़े लौट जाएं, तो वह आपको छोड़ देगा। पर अगर आपने लड़ाई की, तो वह आपको बुरी तरह से हरा देगा। सेनापति को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि अगर गांव में वाकई ऐसा योद्धा है, तो उसका सामना करना कठिन होगा। मुला ने सेनापति को और अधिक उलझाने के लिए कहा, वह इतना ताकतवर है कि उसके सामने अब तक कोई टिक नहीं सका। अगर आप अपनी सेना की भलाई चाहते हैं, तो यहाँ से चले जाएं। डर और संदेह का प्रभाव। सेनापति ने मुला की बातों पर विश्वास कर लिया और डर के कारण उसे लगने लगा कि वह किसी खतरनाक परिस्थिति में फंस सकता है। उसकी सेना के सैनिक भी गांव से आने वाली आवाजों और नसीरुद्दीन की बातों से डरने लगे थे। सेनापति ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और जल्द ही दुश्मन गांव छोड़कर भाग गए। गांव का जश्न। जैसे ही दुश्मन की सेना ने गांव छोड़ दिया, गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मुला नसीरुद्दीन की प्रशंसा की और उसे अपना नायक मान लिया। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल गांव को बचाया, बल्कि बिना खून खराबे के दुश्मन को परास्त कर दिया। इस कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि साहस और चतुराई से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नसीरुद्दीन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची ताकत हमेशा हथियारों में नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी में होती। एक बार का जिक्र है कि मुला नसीरुद्दीन का नाम दूर दूर तक उनकी चतुराई और हास्य के कारण मशहूर हो गया था। एक दिन एक राजा ने उनके बारे में सुना और सोचा कि क्यों न उनकी बुद्धिमानी का खुद परीक्षण किया जाए। राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब नसीरुद्दीन राजा के सामने पहुंचे, तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बड़े होशियार हो और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। तो क्यों न मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं? नसीरुद्दीन ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, आप सवाल करें, मैं अपनी समझ के अनुसार जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहला सवाल, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? राजा ने सोचा कि यह आसान सवाल है, लेकिन वह नसीरुद्दीन के जवाब से हैरान करना चाहते थे। उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है। इसे कोई खरीद नहीं सकता और जो एक बार चला जाए, वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। राजा नसीरुद्दीन के इस जवाब से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इस साधारण उत्तर में भी कितनी गहराई है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा झूठ क्या है? अब राजा ने एक और सवाल किया, नसीरुद्दीन, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा झूठ क्या है? नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान को लगता है कि वह सब कुछ जानता है, जबकि सच तो यह है कि हम सभी हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। राजा ने नसीरुद्दीन के जवाब को सुनकर सिर हिलाया और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तीसरा सवाल, सही इंसान की पहचान कैसे होती है? राजा ने सोचा कि अब कुछ कठिन पूछा जाए। उन्होंने पूछा, नसीरुद्दीन, एक सच्चे और सही इंसान की पहचान कैसे होती है? नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, महाराज, एक सच्चे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके वचनों से। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सही मायनों में सच्चा है। राजा के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने महसूस किया कि नसीरुद्दीन हर उत्तर में गहरा संदेश दे रहे हैं।
चौथा सवाल, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अब राजा ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर जानना चाहा। उन्होंने पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारे अनुसार जीवन का असली उद्देश्य क्या है? नसीरुद्दीन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, महाराज, जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना है। हम सब यहाँ किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं, और अगर हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बना सकें तो यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजा नसीरुद्दीन के उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि नसीरुद्दीन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक गहरे विचारक भी हैं। अंत में राजा ने इनाम दिया। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित किया और कहा, तुम्हारे उत्तरों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम सचमुच एक महान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपने राज्य में हमेशा एक खास स्थान देना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि मैं अपनी समझ को आपके साथ साझा कर सका। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस तरह नसीरुद्दीन अपनी सरलता, बुद्धिमानी और चतुराई के कारण राजा के दिल में एक खास स्थान बना गए। राजा ने उन्हें अपने दरबार में हमेशा के लिए जगह दी और राज्य के सभी लोग नसीरुद्दीन की प्रशंसा करने लगे। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धिमानी हमेशा साधारणता और विनम्रता में छुपे होते हैं। नसीरुद्दीन ने राजा को यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। कहानी एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके बचपन के दोस्त अहमद की बहुत प्यारी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। हालांकि उनकी दोस्ती की परीक्षा तब हुई जब एक मजेदार और समझदारी से भरी घटना घटी। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन अहमद ने नसीरुद्दीन को अपने घर खाने पर बुलाया। अहमद के पास बहुत सारा पैसा था और वह चाहता था कि नसीरुद्दीन उसके पास थोड़ा समय बिताएं और उसकी संपत्ति को देखें। नसीरुद्दीन एक साधारण आदमी थे और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसके बावजूद वे बहुत संतुष्ट और खुश रहते थे। जब नसीरुद्दीन अहमद के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां ढेर सारी खाने की चीजें और भव्य सजावट की गई थी। लेकिन जैसे ही वे खाना खाने बैठे, अहमद ने कहा, नसीरुद्दीन, मुझे लगता है कि दोस्ती में एक दूसरे का साथ देने का मतलब है, पर मेरे पास इतना कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। क्यों न हम यह दोस्ती थोड़ा संतुलित करें? नसीरुद्दीन की समझदारी। नसीरुद्दीन ने अहमद की बात को गंभीरता से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, अहमद, दोस्ती का मतलब हमेशा समान चीजें रखना नहीं होता। दोस्ती दिल से होती है, न कि संपत्ति से। अहमद ने उनकी बात को मजाक में लिया और बोला, ठीक है, चलो एक परीक्षा करते हैं। मैं तुम्हें एक रात के लिए अपने बगीचे में सोने का प्रस्ताव देता हूँ। अगर तुमने वहां बिना किसी डर के रात बिता ली तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची है। नसीरुद्दीन को यह प्रस्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि यह उनके दोस्त की परीक्षा है, न कि उनकी। बगीचे में रात बिताने की चुनौती। रात होते ही नसीरुद्दीन बगीचे में अकेले सोने चले गए। बगीचा बहुत बड़ा था और वहां रात में बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन नसीरुद्दीन ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और ठंड में खुद को संभालते हुए सो गए। सुबह होते ही अहमद वहां पहुंचा और बोला, नसीरुद्दीन, क्या तुमने पूरी रात यहाँ बिता ली? नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने रात यहीं बिताई, लेकिन एक छोटे से अलाव का सहारा लिया ताकि ठंड न लगे। अहमद ने तुरंत कहा,
तो इसका मतलब है कि तुमने धोखा किया। तुमने आग का सहारा लिया, इसलिए यह परीक्षा पूरी नहीं हुई। नसीरुद्दीन का मजेदार जवाब। नसीरुद्दीन ने गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अहमद, अगर आग की थोड़ी सी गर्मी ने मेरी रात आसान कर दी, तो दोस्ती का थोड़ा सा सहारा भी हमें एक दूसरे के पास ला सकता है। दोस्ती में सहारा लेना धोखा नहीं है, बल्कि सच्चे दिल का प्रतीक है। अहमद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नसीरुद्दीन से माफी मांगी। उसने महसूस किया कि दोस्ती संपत्ति, चुनौती या परीक्षाओं से नहीं मापी जा सकती, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से परखी जाती है। अंत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में कोई परीक्षा नहीं होती और यह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। नसीरुद्दीन ने अपनी समझदारी और अपने सच्चे दिल से अहमद को यह बात समझाई और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे गांव में रहते थे। उनकी चतुराई और हास्य के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि के कारण उनके कई दुश्मन भी बन गए थे, जो उनसे ईर्ष्या करते थे। इनमें से एक दुश्मन ने ठान लिया कि वह नसीरुद्दीन को हराकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा। दुश्मन की चाल। एक दिन नसीरुद्दीन का यह दुश्मन गांव में आया और उसने लोगों से कहा, मुझे सुना है कि मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत चतुर है, पर मुझे नहीं लगता कि वह इतना चतुर है कि मेरी पहेलियों का जवाब दे सके। अगर वह मेरे सवालों का सही उत्तर दे देता है, तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। गांव के लोग यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने नसीरुद्दीन को बुलाया। नसीरुद्दीन हंसते हुए वहां पहुंचे और बोले, तो मेरे दोस्त, क्या बात है? आज तुमने मुझे चुनौती देने का सोचा है। दुश्मन ने नसीरुद्दीन को चुनौती दी और कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें महान मान लूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। पहला सवाल। दुश्मन ने पहला सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, बताओ, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे हर व्यक्ति अपने पास रखता है? नसीरुद्दीन ने बिना देर किए जवाब दिया, समय। समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि एक बार यह चला जाए तो लौटकर नहीं आता। इसे कोई भी न खरीदा सकता है और न ही बेच सकता है। दुश्मन ने सोचा कि सवाल आसान था, इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल। अब दुश्मन ने दूसरा सवाल किया, अच्छा, बताओ कि सबसे भारी चीज क्या है जिसे हर व्यक्ति अपने कंधों पर ढोता है? नसीरुद्दीन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, इंसान की जिम्मेदारियां। यह सबसे भारी चीज होती है, क्योंकि इसे हर व्यक्ति खुद ढोता है और इसे नहीं बांटा जा सकता है। जो जिम्मेदारी से भागता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। दुश्मन हैरान रह गया, लेकिन उसने अब आखिरी सवाल के लिए खुद को तैयार किया। तीसरा सवाल। दुश्मन ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को चुनौती देने के लिए एक कठिन सवाल पूछा, अच्छा नसीरुद्दीन, यह बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग हमेशा देखते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए उत्तर दिया, मित्र, यह इंसान का दिल है। लोग दूसरों का दिल तो देखते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। हर व्यक्ति की भावनाएं और विचार उसके दिल में छिपे होते हैं, जिन्हें जानना कठिन होता है। नसीरुद्दीन की जीत। दुश्मन नसीरुद्दीन के सभी उत्तरों को सुनकर चकित रह गया। उसने अपनी हार स्वीकार की और गांव के लोगों से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन सच में महान हैं। मैं उनकी बुद्धिमानी का लोहा मानता हूँ। गांव के लोग बहुत खुश हुए और नसीरुद्दीन की जय जयकार करने लगे। दुश्मन ने भी नसीरुद्दीन के सामने सिर झुका लिया और उनसे माफी मांगी।
नसीरुद्दीन ने उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि इंसान को अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। नसीरुद्दीन की समझदारी और चतुराई ने न केवल उनके दुश्मन को हरा दिया, बल्कि उसे एक सबक भी सिखाया कि इंसानियत और बुद्धिमानी सबसे बड़े गुण हैं। कहानी 3। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन का एक पुराना दोस्त शहर में आया। उसका नाम करीम था और वह बहुत दिनों बाद मुल्ला से मिलने आया था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और जब भी मुल्ला अपने पुराने दिनों को याद करते, उन्हें करीम की बहुत याद आती थी। मिलन और मेहमानवाजी। करीम के आने से मुल्ला बहुत खुश हुए। उन्होंने करीम का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने घर में रहने के लिए कहा। मुल्ला ने करीम की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन नई नई चीजें बनाकर उसे खिलाते और करीम भी मुल्ला की मेहमानवाजी से बहुत खुश था। कुछ दिन तो ऐसे ही आराम से बीते, लेकिन एक दिन करीम ने कहा, नसीरुद्दीन भाई, मुझे अब वापस जाना है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कर्ज लेना चाहता हूँ। कर्ज का मुद्दा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, भाई, तुमने मुझसे ऐसा कर्ज कभी नहीं मांगा, तुम अचानक क्यों मांग रहे हो? तुम्हें जो चाहिए बिना कर्ज कहे ही ले लो। करीम मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, मुझे असल में कुछ सोने की मोहरें चाहिए। मैं लौटकर जल्दी ही वापस कर दूंगा। नसीरुद्दीन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने करीम को कुछ मोहरें दे दी। मुल्ला को इस बात पर पूरा यकीन था कि करीम जल्दी ही उसे ये मोहरें लौटा देगा, और उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वादे का इंतजार। करीम ने मुल्ला को अलविदा कहा और वापसी की राह पकड़ ली। मुल्ला ने सोचा कि करीम जल्द ही लौट आएगा, लेकिन कई महीने बीत गए और करीम का कोई पता नहीं था। मुल्ला ने संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन करीम से कोई जवाब नहीं आया। एक दिन मुल्ला अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और करीम का जिक्र छिड़ गया। सभी ने पूछा कि मुल्ला ने आखिर करीम को कर्ज क्यों दिया। चतुराई भरा सबक। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि करीम मुझसे कुछ दिन के लिए कर्ज मांगने आया था, लेकिन असल में उसने मुझसे दोस्ती मांगी थी। यदि करीम वाकई मेरे दोस्त होते तो वह कर्ज लेकर कभी भागता नहीं। उसने मुझे सिखा दिया कि असली दोस्त वह नहीं जो जरूरत में पैसे मांगे, बल्कि वह है जो समय पर साथ दे। फिर मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, चलो, उसने दोस्ती का असली मतलब सिखा दिया। मोहरों से कहीं ज्यादा कीमती सबक सीख लिया मैंने। सभी दोस्त हंसने लगे और मुल्ला की बातों पर सोचने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने करीम को माफ कर दिया और फिर अपनी जिंदगी में नए अनुभवों के साथ आगे बढ़े। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली दोस्ती में लेन देन की कोई जगह नहीं होती, बल्कि उसमें भरोसा और सम्मान होना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह समझदारी और जीवन को सरल दृष्टि से देखने की आदत ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। कहानी 4। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की सड़क पर टहल रहे थे। गर्मी का दिन था और मुल्ला थके हुए थे। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक भिखारी उनके पास आया और उनसे कुछ पैसे मांगने लगा। भिखारी, मुल्ला साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है। मुल्ला ने उसकी हालत देखी और सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। मुल्ला ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे भिखारी को दिखाते हुए पूछा, मुल्ला, तुम अगर यह सिक्का पाओगे तो इसे कैसे खर्च करोगे? भिखारी ने सोचा और कहा, मुल्ला साहब, मैं इससे रोटी खरीदूंगा।
मुल्ला, और अगर रोटी खाने के बाद तुम्हें फिर से भूख लगी तो? भिखारी, तो फिर किसी और से भीख मांग लूंगा। मुल्ला ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह सिक्का दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। भिखारी ने तुरंत सिर हिलाया और पूछा, क्या शर्त है मुल्ला साहब? मुल्ला, शर्त यह है कि तुम इस सिक्के को ऐसे खर्च करो कि तुम्हें बार बार भीख मांगने की जरूरत न पड़े। भिखारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था। फिर उसने सोचा कि अगर वह इस पैसे से कुछ ऐसा खरीदे जिससे रोजी रोटी कमाई जा सके, तो उसे बार बार भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भिखारी ने कुछ देर बाद कहा, मुल्ला साहब, अगर आप मुझे थोड़ा और पैसे दें तो मैं एक छोटा सा फल बेचने का काम शुरू कर सकता हूँ। मैं रोज सुबह फल खरीदूंगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा। इस तरह मैं रोजी रोटी कमा सकूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था कि तुम समझो। मेहनत से कमाई हमेशा सबसे बेहतरीन होती है। यह लो, मैं तुम्हें कुछ और पैसे देता हूँ ताकि तुम अपने काम की शुरुआत कर सको। मुल्ला ने भिखारी को पैसे दिए और भिखारी ने आभार व्यक्त किया। उसने वादा किया कि वह अब भीख नहीं मांगेगा और मेहनत करके अपनी आजीविका कमाएगा। कुछ महीनों बाद मुल्ला उसी रास्ते पर फिर से टहलते हुए आए और देखा कि वही भिखारी अब सड़क किनारे फल बेच रहा था। उसके पास अच्छे फल थे और वह खुश दिखाई दे रहा था। उसने मुल्ला को देखते ही पहचान लिया और उनके पास आकर धन्यवाद दिया। भिखारी, मुल्ला साहब, आपके उन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर उस दिन आपने मुझे सिर्फ भीख दी होती तो मैं अभी भी भिखारी ही रहता। लेकिन आपने मुझे रास्ता दिखाया और आज मैं अपने बल पर कमाता हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन सबसे संतोषजनक होता है। याद रखना, किसी को भीख मांगना नहीं चाहिए अगर उसमें मेहनत करने की शक्ति हो। अंत। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि सही दिशा दिखाने से होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस भिखारी को मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया, जो जीवन भर उसके काम आया। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके गांव में आए दिन अजीब अजीब घटनाएं होती थीं, और नसीरुद्दीन हमेशा हर मुश्किल का हल ढूंढ निकालते थे। एक दिन उनके गांव में एक मूर्ख चोर आ गया, जो चोरी करने में माहिर तो नहीं था, पर खुद को बहुत चालाक समझता था। चोर की योजना। इस मूर्ख चोर ने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक पोटली में ढेर सारा सोना और कीमती चीजें हैं। उसने सोचा कि अगर वह पोटली चुरा ले तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। उसने नसीरुद्दीन के घर के आसपास घूमना शुरू किया और मौका देखकर उनके घर में दाखिल हो गया। मुल्ला की चाल। मुल्ला नसीरुद्दीन को चोर के आने का आभास हो गया, लेकिन उन्होंने इसे लेकर कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने सोचा, क्यों न इस मूर्ख चोर को एक मजेदार सबक सिखाया जाए। उन्होंने एक खाली बक्सा लिया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और उसे कपड़े में लपेटकर पोटली जैसा बना दिया। फिर उन्होंने पोटली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में एक गड्ढे में दबा दिया और ध्यान से उस जगह को देखा, जैसे कि कुछ अनमोल वस्तु छुपा रहे हों। चोर की हरकतें। चोर ने मुल्ला को यह सब करते हुए देख लिया। उसे विश्वास हो गया कि यही वह कीमती पोटली है जिसकी उसे तलाश थी। मुल्ला के जाने के बाद वह धीरे से गड्ढे के पास गया और पोटली को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसे केवल मिट्टी मिली। वह चौंक गया और बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मुल्ला ने उसे धोखा देने के लिए यह चाल चली है। उसने फैसला किया कि वह मुल्ला के पास जाकर असली पोटली का पता लगाएगा। मुल्ला और चोर का सामना।
अगले दिन चोर ने मुल्ला के पास जाकर सीधा सवाल दागा, मुल्ला, मुझे पता है कि तुमने असली पोटली को छुपा रखा है। मुझे असली पोटली चाहिए जिसमें सोना और कीमती सामान है। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे भाई, असली पोटली तो मैंने कल ही उसी गड्ढे में रख दी थी। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद वहां जाकर देख सकते हो। चोर को मुल्ला पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह फिर से वहीं गया और पोटली को खोदने लगा। उसने वहां कई बार खुदाई की, लेकिन उसे सिर्फ मिट्टी ही मिली। इस बार वह बहुत निराश हुआ और समझ गया कि मुल्ला ने उसे एक मजेदार सबक सिखाया है। चोर का सबक। थक-हार कर चोर मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, तुमने मेरी बेवकूफ़ी का मजाक बना दिया। मुझे कुछ भी नहीं मिला और मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मुल्ला हंसते हुए बोले, भाई, चोरी करना गलत है। मेहनत से जो मिलता है वही असली खजाना होता है। इस पोटली में कोई कीमती चीज नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी इस चाल से सीख जाओ कि मेहनत का रास्ता ही सबसे अच्छा होता है। अंत। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस मूर्ख चोर को एक बड़ी सीख दी। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। मुल्ला की चतुराई ने न केवल एक चोर को सुधारा, बल्कि पूरे गांव में उनके ज्ञान और समझदारी की फिर से प्रशंसा हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और बुद्धिमानी से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं और सही राह पर चलने का महत्व सबसे अधिक होता है। कहानी 6। मुल्ला नसीरुद्दीन और राजा की कहानी। एक बार का किस्सा है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। हर कोई उनके मजाकिया अंदाज और समझदारी की मिसालें देता था। एक दिन एक राज्य का राजा भी नसीरुद्दीन से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। उसने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलावा भेजा ताकि वह उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सके। जब नसीरुद्दीन राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। लेकिन उनके मन में नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी को परखने की योजना थी। राजा की परीक्षा। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, नसीरुद्दीन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही समझदार और चतुर व्यक्ति हो। लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी गहरी है। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपके सवालों का सामना करने में कोई परेशानी नहीं है। आप सवाल पूछिए। पहला सवाल। राजा ने पहला सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? नसीरुद्दीन ने बिना किसी देर के उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। मृत्यु ही इस दुनिया की सबसे अटल सच्चाई है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। राजा ने सोचा कि यह उत्तर बहुत ही गहरी समझ का प्रतीक है। उन्होंने नसीरुद्दीन को चुनौती देने के लिए दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल। राजा ने पूछा, अच्छा, बताओ, सबसे बड़ी खुशी क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुशी देने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारी आत्मा भी सच्चे सुख का अनुभव करती है। राजा को यह उत्तर भी बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिरी सवाल और कठिन होना चाहिए। तीसरा सवाल। अब राजा ने एक गहरी सांस ली और तीसरा सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बहादुर कौन है? नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, सबसे बहादुर वह होता है जो अपने डर पर काबू पाता है।
जो अपने भय का सामना करता है और सच का साथ देता है, वही सबसे बहादुर है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति नहीं डरा सकती। राजा की परीक्षा में पास। राजा नसीरुद्दीन के सभी जवाबों से प्रभावित हुए और सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि नसीरुद्दीन की बातें केवल समझदारी की नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों की भी परिचायक हैं। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी समझदारी और ज्ञान मेरे राज्य के लिए अनमोल हैं। इसके बाद राजा ने नसीरुद्दीन को एक कीमती इनाम दिया और उन्हें अपने दरबार में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। नसीरुद्दीन ने राजा की मदद से राज्य में सुधार किए और लोगों की भलाई के लिए कई कार्य किए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली बुद्धिमानी केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में होती है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। कहानी 7। मुला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कई कहानियां मशहूर हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ अक्सर अनोखे और मजेदार किस्सों में पड़ जाते थे। यहाँ एक विस्तृत कहानी है जिसमें नसीरुद्दीन और उनके गधे के बीच का एक अनोखा और मजेदार प्रसंग है। मुला नसीरुद्दीन का गधा और न्याय का फैसला। एक दिन की बात है, नसीरुद्दीन का गधा अचानक कहीं गायब हो गया। नसीरुद्दीन ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन गधे का कहीं पता नहीं चला। परेशान होकर वे गांव के चौपाल पर पहुंचे और गांव वालों से मदद मांगी। नसीरुद्दीन, सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा गधा खो गया है। अगर किसी ने उसे देखा हो तो बताने का कष्ट करें। गांव वाले उनकी परेशानी देखकर हैरान थे, क्योंकि नसीरुद्दीन का गधा उनके लिए बहुत खास था। सभी ने मिलकर नसीरुद्दीन के गधे को ढूंढने का फैसला किया। गांव में गधे की खोज। गांव के सभी लोग नसीरुद्दीन के गधे को ढूंढने में जुट गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन गधा कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार गांव के एक छोटे लड़के ने बताया कि उसने गधे को गांव के बाहरी इलाके में एक झाड़ी के पास देखा था। नसीरुद्दीन तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि उनका गधा एक झाड़ी में फंसा हुआ था। नसीरुद्दीन ने जल्दी से गधे को झाड़ी से निकाला और उसे प्यार से थपथपाते हुए बोले, तू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा कि तू यहाँ क्यों गया था। गधे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि वह इस घटना का सबक सभी गांव वालों को सिखाएंगे। गधे पर न्याय का फैसला। नसीरुद्दीन गांव की चौपाल में पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि वह इस मामले पर न्याय करने के लिए गांव के सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी लोग अचंभित हो गए और सोचने लगे कि गधे पर न्याय का फैसला क्यों किया जा रहा है। नसीरुद्दीन, सभी लोग ध्यान दें। आज हम इस बात का निर्णय करेंगे कि मेरे गधे ने मुझे छोड़कर जाने का गुनाह क्यों किया। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन नसीरुद्दीन ने गंभीरता से बात को आगे बढ़ाया। नसीरुद्दीन, मुझे लगता है कि मेरा गधा किसी और से ज्यादा प्यार करता है। अगर वह मुझसे दूर जाकर झाड़ियों में घूमना चाहता है, तो क्या यह ठीक है? एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नसीरुद्दीन, यह तो सिर्फ एक गधा है। इसका क्या दोष? नसीरुद्दीन, यह ठीक है, लेकिन हम सबके लिए एक सबक है कि कभी-कभी हम अपनों को बिना उनकी वजह जाने दोष देते हैं। मेरे गधे ने शायद वहां कुछ खाने के लिए या आराम के लिए ही जगह खोजी होगी। यह गधा नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच का सवाल है कि हम दूसरों के व्यवहार को कैसे समझते हैं। गांव वाले समझ गए कि नसीरुद्दीन का असली मकसद था सबको सहनशीलता और समझ की सीख देना। सभी ने उनकी बात से सहमति जताई और इस किस्से को मजाक और हंसी के साथ याद किया।
अंत। उस दिन के बाद गांव में यह चर्चा होती रही कि नसीरुद्दीन ने अपने गधे के माध्यम से गांव वालों को एक बड़ी सीख दी थी। यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि दूसरों के व्यवहार को बिना कारण जाने गलत नहीं समझना चाहिए। कभी कभी चीजें उतनी गंभीर नहीं होती जितना हम सोचते हैं। इस तरह मुला नसीरुद्दीन ने अपने गधे और अपनी बुद्धिमानी से गांव को एक नया सबक सिखाया। कहानी 8। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वे अपने चतुर उत्तरों और हास्य भरी बातें के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि वे थोड़ी यात्रा करें और गांव से बाहर जाएं। उन्होंने अपना गधा लिया, जो उनकी सबसे अच्छी साथी थी। यात्रा की शुरुआत। जैसे ही नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर यात्रा पर निकले, उन्होंने रास्ते में कई गांवों और शहरों को पार किया। रास्ते में वे अपनी गधे को भी समझाते रहे, देखो प्यारे गधे, हमें इस यात्रा में बहुत सावधानी बरतनी होगी। तुम मेरी साथी हो और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। गधे की काबिलियत। एक दिन यात्रा के दौरान नसीरुद्दीन और उसका गधा एक जंगल के पास पहुंचे। अचानक गधे ने रुककर झाड़ियों में कुछ खाने के लिए झुकने की कोशिश की। नसीरुद्दीन ने गधे को रोका और कहा, नहीं, तुम यहाँ खाना नहीं खा सकते। हमें आगे बढ़ना है। गधा थक गया था और उसने कुछ देर बाद फिर से खाने की कोशिश की। नसीरुद्दीन ने उसे फिर से मना किया। गधा बोला, मुला, मैं थक गया हूं और मुझे खाने की जरूरत है। गधे का विद्रोह। गधे ने अपनी बात समझाने के लिए नसीरुद्दीन पर थोड़ा जोर डाला, लेकिन नसीरुद्दीन ने कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गधे ने गुस्से में कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें मेरी मदद से भी हाथ धोना पड़ेगा। एक योजना। नसीरुद्दीन ने सोचा कि अगर वह गधे को उसकी जिद के बारे में समझा दे तो शायद वह मान जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गधा अपने मालिक के पास गया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मालिक ने जवाब दिया, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और उसने गधे को छोड़ दिया। गधा सोच में पड़ गया और बोला, तो उस गधे ने क्या किया? नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, उसने अपनी समझदारी से काम लिया और अगले दिन अपने मालिक को समझाया कि उसे भी खाने का हक है। समझौता। गधे ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे थोड़ी देर रुकने की अनुमति चाहिए तो क्या तुम मुझे मना करोगे? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मना करूंगा। चलो, तुम थोड़ी देर रुक सकते हो। इस पर गधा खुश हो गया और उसने झाड़ियों में जाकर कुछ खाया। नसीरुद्दीन ने उसकी इच्छाओं को समझा और वे दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। अंत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें दूसरों की इच्छाओं को समझने और उनकी बातों को सुनने की जरूरत होती है। नसीरुद्दीन ने न केवल अपने गधे को समझाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना जरूरी है। कहानी 9। नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां वे अपने चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बहुत से मित्र थे, जिनमें से एक का नाम था सलीम। सलीम नसीरुद्दीन का सबसे करीबी मित्र था और वे अक्सर एक दूसरे के साथ मजेदार कहानियां सुनाते और जीवन के बारे में चर्चा करते थे। एक नई चुनौती। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गांव के लोग भाग ले सकते थे। प्रतियोगिता का शीर्षक था, सबसे चतुर व्यक्ति कौन है, और पुरस्कार था एक बड़ा सोने का सिक्का। नसीरुद्दीन और सलीम ने सोचा कि उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। जब दोनों प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि वहां कई लोग इकट्ठा हुए थे। प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को एक सवाल का उत्तर देना था और जो सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पहला सवाल। प्रतियोगिता का पहला सवाल था, एक आदमी एक पत्ते पर बैठा है और पत्ता एक झील में गिर जाता है। वह आदमी कैसे बचेगा? सभी प्रतिभागियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। नसीरुद्दीन ने तुरंत हाथ उठाया और कहा, वह आदमी पत्ते पर नहीं बैठा था, बल्कि उसने अपने पैर झील में डाल दिए थे। सभी लोग हंस पड़े और नसीरुद्दीन ने प्रतियोगिता में पहला सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल था, यदि एक बाघ और एक शेर एक दूसरे से लड़े तो कौन जीतेगा? इस बार सलीम ने हाथ उठाया और कहा, यह तो निर्भर करता है कि लड़ाई में किसका दिमाग ज्यादा तेज है। अगर बाघ तेज है तो वह जीतेगा, लेकिन अगर शेर की योजना बेहतर है तो वह जीत सकता है। सभी लोग इस उत्तर पर चकित रह गए। सलीम ने भी सही उत्तर दिया और प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए। अंतिम सवाल। अब प्रतियोगिता का अंतिम सवाल था, तुम्हारे पास दो बर्तन हैं, एक में पानी और दूसरे में तेल। तुम कैसे पता करोगे कि कौन सा बर्तन भारी है? इस बार नसीरुद्दीन ने अपने मित्र की ओर देखा और कहा, सलीम, हमें इसे एक नया दृष्टिकोण देना होगा। हम पहले पानी और तेल को मिला सकते हैं। जब हम इसे मिलाते हैं तो जो बर्तन ज्यादा उथला होगा वह हल्का होगा। सलीम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। लेकिन हमें इसे करना होगा। पुरस्कार जीतना। दोनों ने मिलकर बर्तनों का परीक्षण किया और सही उत्तर दिया। अंत में प्रतियोगिता का निर्णायक ने घोषणा की कि नसीरुद्दीन और सलीम ने सबसे अच्छे उत्तर दिए हैं और उन्हें पुरस्कार के तौर पर सोने का सिक्का मिला। गांव वाले दोनों मित्रों की बुद्धिमानी और टीम वर्क की प्रशंसा करने लगे। नसीरुद्दीन और सलीम ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी मनाई। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिनाई में साथ दे और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करे। नसीरुद्दीन और सलीम की मित्रता ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और वे हमेशा एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनकर रहे। कहानी 10। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में घूम रहे थे। उस गांव में एक पागल आदमी भी रहता था, जिसे लोग पागल बाबा के नाम से जानते थे। पागल बाबा अक्सर अजीबोगरीब बातें करते और गांव के लोगों को हंसाते रहते थे। लेकिन उनकी बातों में कभी कभी गहरी सच्चाई भी छिपी होती थी। एक दिन का किस्सा। एक दिन नसीरुद्दीन ने सोचा कि क्यों न पागल बाबा से कुछ मजेदार बातें की जाएं। उन्होंने बाबा को गांव के चौराहे पर बैठा देखा। नसीरुद्दीन उनके पास गए और पूछा, पागल बाबा, तुम क्यों पागल हो? पागल बाबा ने एक जोरदार हंसी में जवाब दिया, अरे भाई, मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो वे लोग हैं जो अपने जीवन में हंसी नहीं खोज पाते। नसीरुद्दीन ने सोचा कि बाबा की बात में कुछ सच्चाई है। उन्होंने बाबा से और सवाल किए, अगर तुम पागल नहीं हो तो तुम क्या हो? पागल बाबा का ज्ञान। पागल बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस खुश रहने वाला आदमी हूँ। खुश रहने के लिए पागल होना जरूरी है। देखो लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अपनी खुशी को किसी भी चीज से बड़ा समझता हूँ। नसीरुद्दीन ने सोचा, यह तो बड़ा ज्ञान है। उन्होंने फिर एक मजेदार सवाल पूछा, तो पागल बाबा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम ये अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहनते हो? पागल बाबा ने उत्तर दिया, भाई, ये कपड़े मेरे भीतर की खुशी का प्रतीक हैं। जो लोग मेरी तरह पागल हैं, वे जानते हैं कि असली कपड़े तो हमारे विचार होते हैं, न कि ये बाहर के कपड़े। गांव वालों का मजाक। गांव के लोग इधर-उधर खड़े होकर ये सब सुन रहे थे।
एक गांव वाला बोला, देखो नसीरुद्दीन, तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन यह पागल तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, पागल बाबा ने मुझे सिखाया है कि खुशी और पागलपन एक ही चीज है। कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। बाबा का चमत्कार। तभी अचानक पागल बाबा ने अपने पास एक बर्तन निकाला और उसमें से कुछ रंगीन पत्थर निकाले। उन्होंने कहा, ये पत्थर तो मुझे हमेशा खुशी देते हैं। जब मैं इन्हें देखता हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं पूरे ब्रह्मांड में हूँ। गांव वाले हैरान रह गए और नसीरुद्दीन ने कहा, देखो ये पत्थर कितने अनमोल हैं। ये हमें यह सिखाते हैं कि खुशी किसी भी चीज में छिपी हो सकती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। अंत। इस तरह नसीरुद्दीन और पागल बाबा के बीच का संवाद गांव में एक नई रोशनी लेकर आया। गांव के लोग अब पागल बाबा को केवल पागल नहीं, बल्कि एक समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उन्होंने सीखा कि जीवन में खुश रहने के लिए कभी कभी पागलपन की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी का राज अक्सर हमारी सोच में ही छिपा होता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए।